Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 10 of chapter 23 of NBF Biology 12, and today we are going to discuss the concept of genetic code. इस लेक्चर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उसमें हमने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करना है। जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताई जाएगी, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक कोड से रेलेवेंट जो हाइपोथेसिस हैं उनमें सिंगल, पेयर्ड और ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस उन्हें कहा जाता है। ये जेनेटिक कोड को डिस्क्राइब करते हैं कि जेनेटिक कोड की नेचर क्या है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स के बारे में आपको बताया जाएगा, और साथ साथ आखिर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? जेनेटिक कोड्स या जिन्हें कोडॉन्स भी कहा जाता है, इन्हें डिस्कस करने से पहले आपको मैं याद कराना चाहूंगा कि इस चैप्टर का जो पिछला लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया था, ट्रांसक्रिप्शन दैट इज सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। इस तरह से एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि बेसिकली जीन कहलाता है, जैसे यहां से लेकर यहां तक ये कोई एक स्पेसिफिक जीन है, और जब इस जीन की एक्सप्रेशन होती है तो ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ये जीन ट्रांसक्राइब होगा और इससे एक इंफॉर्मेशन की कॉपी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाएगी। तो ये इस तरह से जब मैसेंजर आरएनए इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करके यहां से रिलीज होता है, तो इस मैसेंजर आरएनए को आगे जाकर राइबोसोम की सरफेस के ऊपर ट्रांसलेट किया जाता है और एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड बनती है। इसका मतलब है कि पॉलीपेप्टाइड बनाने की जो इंफॉर्मेशन यहां पर जीन में लोकेटेड थी, वो इंफॉर्मेशन पहले मरहले पर मैसेंजर आरएनए के अंदर कॉपी हुई है, और उसके बाद फिर इस मैसेंजर आरएनए से अगले मरहले पर राइबोसोम के जरिए वो इंफॉर्मेशन अमाइनो एसिड सीक्वेंस में ट्रांसलेट होगी। तो ये इंफॉर्मेशन जो यहां से मैसेंजर आरएनए ने कॉपी की है, ये इंफॉर्मेशन दरअसल एक कोडेड इंफॉर्मेशन है, और इस कोडेड इंफॉर्मेशन के यूनिट्स को जेनेटिक कोड्स या कोडॉन्स कहा जाता है। आजकल जो कोडॉन्स का कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक एक कोडॉन इस तरह से 3 कंसेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रिपलेट होता है जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ पर मौजूद हैं। इस तरह से आप देखिए कि मैसेंजर आरएनए में अलोंग द लेंथ आपको हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक ट्रिपलेट बना हुआ नजर आ रहा है। दिस ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज अ कोडॉन, या इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है, और यूजुअली ईच कोडॉन इज स्पेसिफिक टू एनकोड अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, यानी AUG ये एक अलग अमाइनो एसिड का कोड है, इसी तरह से CAC एक अलग अमाइनो एसिड का कोड है, GCA एक अलग अमाइनो एसिड का कोड है। तो अमूमन किसी मैसेंजर आरएनए के अंदर जितने भी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली उतने अमाइनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड उस मैसेंजर आरएनए से एनकोड हो रही होती है। तो आपने देखा कि जेनेटिक कोड्स या कोडॉन्स ये दरअसल कोडेड इंफॉर्मेशन के यूनिट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन इनिशियली डीएनए के पास, इनिशियली जीन के पास मौजूद थी, उस इंफॉर्मेशन को जब मैसेंजर आरएनए ने कॉपी कर लिया, तो अब ये इंफॉर्मेशन इस कोडेड लैंग्वेज की फॉर्म में यूटिलाइज होगी, और इस कोडेड लैंग्वेज के यूनिट्स को जेनेटिक कोड्स या कोडॉन्स कहा जा रहा है। तो कोडॉन्स या जेनेटिक कोड्स को हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? कोडॉन्स या जेनेटिक कोड को डिफाइन करने के लिए आप ये वर्डिंग यूज कर सकते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स, या जिसे ट्रिपलेट भी आप कह सकते हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए दैट यूजुअली स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि एक कोडॉन जनरली एक अमाइनो एसिड का कोड होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई कोडॉन किसी अमाइनो एसिड को ही एनकोड करे। अभी आगे चलकर आपको इस बात का पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे कोडॉन्स हैं जो अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं भी करते,
लेकिन जनरली चूंकि कोडॉन्स अमाइनो एसिड को इनकोड कर रहे होते हैं तो इस वजह से डेफिनेशन में हम इस बात का जिक्र जरूर करते हैं और यहां पर थोड़ा सा मोहतात रहते हुए वर्डिंग इस तरह की बनाते हैं कि यहां पर थोड़ी गुंजाइश रहे। तो आपने जेनेटिक कोड या कोडॉन्स को इसी तरह डिफाइन करना है कि दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स या ट्रिपलेट along the length of messenger RNA that usually specifies a particular amino acid। यहां पर इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि ये जेनेटिक कोड या कोडॉन दरअसल मैसेंजर आरएनए के अंदर पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड्स या कोडॉन्स मौजूद नहीं है। अगरचे डीएनए के अंदर भी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद है और वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसी पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, बट उस इंफॉर्मेशन को आप मास्टर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं या एक्चुअल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। टर्म जेनेटिक कोड या कोडॉन इज स्पेसिफिक टू द मैसेंजर आरएनए। जेनेटिक कोड या कोडॉन्स ये ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और ये मैसेंजर आरएनए के लिए ये टर्म स्पेसिफिक है। आपने इसको डीएनए के साथ कंफ्यूज नहीं करना, यानी ये नहीं समझना कि जेनेटिक कोड्स डीएनए के अंदर भी मौजूद होते हैं और मैसेंजर आरएनए में भी मौजूद होते हैं। इसी तरह से बाकी जो दीगर आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, उनके अंदर भी ये जेनेटिक कोड्स मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने ये केयरफुल रहना है कि जेनेटिक कोड्स सिर्फ मैसेंजर आरएनए से रेलिवेंट हैं, सिर्फ ये मैसेंजर आरएनए में पाए जाते हैं, ना ही ये डीएनए में मौजूद हैं और ना ही किसी और आरएनए में मौजूद हैं, क्योंकि इनकी अक्रेंस के मुतालिक अक्सर एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि जेनेटिक कोड्स कहां पाए जाते हैं, तो उसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये मैसेंजर आरएनए में भी मौजूद हैं और डीएनए में भी। तो ऐसा हरगिज नहीं है। डीएनए के अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन जब कॉपी हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो अब मैसेंजर आरएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन इस तरह जेनेटिक कोड्स की शक्ल में होगी और ये जेनेटिक कोड 3-3 न्यूक्लियोटाइड्स के ट्रिपलेट्स होंगे। तो मेरे ख्याल में एक बुनियादी सा कॉन्सेप्ट जेनेटिक कोड का आपको समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड से रेलेवेंट 3 मुख्तलिफ हाइपोथेसिस का जिक्र किया जाता है, इनको कहते हैं कोडॉन हाइपोथेसिस। पहली बार जब ये आइडिया सामने आया कि मैसेंजर आरएनए के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोई कोडेड लैंग्वेज है और इसके जरिए अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एनकोड हो रहा था किसी पॉलीपेप्टाइड में, ये आइडिया पहली बार उस वक्त सामने आया था जब फ्रेडरिक सेंगर ने 1958 के अंदर, 1958 की बात है, जब फ्रेडरिक सेंगर एक शख्स था, फ्रेडरिक सेंगर, तो इस शख्स ने, फ्रेडरिक सेंगर ने 1958 में अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिटरमिन किया था कि इंसुलिन प्रोटीन, इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन पर मुश्तमिल एक हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड्स पर मुश्तमिल है, तो उसने इंसुलिन प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन किया और उससे हमें यह अंदाजा हुआ कि पॉलीपेप्टाइड्स जो कि अमाइनो एसिड्स के पर्टिकुलर सीक्वेंस पर मुश्तमिल होती हैं और वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस जरा भी बिगड़ जाए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेडरिक सेंगर ने दरअसल ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस उस वक्त डिटरमिन किया था और उन्हीं दिनों में एक और शख्स, वर्नॉन इनग्राम शख्स का नाम है, वर्नॉन इनग्राम, तो वर्नॉन इनग्राम ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया। उसने जेनेटिक बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया डिस्कवर की और उसने ये देखा कि अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए तो उसकी वजह से प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाता है। तो इस तरह से इन दोनों साइंटिस्ट के वर्क के बाद ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि मैसेंजर आरएनए कॉपी कर लेता है और अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कोई भी खराबी होगी तो वो खराबी एज इट इज यहां कॉपी हो जाएगी और फिर मैसेंजर आरएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वहां से कॉपी हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड डिटरमिन होगा। लिहाजा अगर ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बिल्कुल करेक्ट होगा तो ऐसी सूरत में करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमिन होगा पॉलीपेप्टाइड में, अदरवाइज कोई मिस्टेक हो सकती है। तो पहली बार ये हाइपोथेसिस दिया गया कि मैसेंजर आरएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ये पॉलीपेप्टाइड के अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भाई यहां पर मैसेंजर आरएनए के अंदर ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स, कितने अमाइनो एसिड को इनकोड करते होंगे। तो पहली बार जब लोगों ने हाइपोथेसाइज किया कि ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अमाइनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमिन करता है तो पहली बार ये आइडिया इस तरह से सामने आया
इसे कहा जाता था सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस, यानी इसके मुताबिक ईच न्यूक्लियोटाइड, ये ईच न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, जैसे ये ए, ये यू, ये जी और फिर सी, तो शुरू में ये आइडिया सामने आया कि ईच न्यूक्लियोटाइड इन द मैसेंजर आरएनए एनकोड्स अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड। तो इस आइडिया को कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस, यानी इस हाइपोथेसिस के मुताबिक एक कोडॉन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होगा। लेकिन जल्द ही ये हाइपोथेसिस डिस्कार्ड हो गया। उसकी वजह क्या थी, क्यों यह हाइपोथेसिस जल्द ही डिस्कार्ड हो गया? क्योंकि फौरन ही ये बात समझ में आने लगी कि अगर हम इस हाइपोथेसिस पे बिलीव करें कि एक कोडॉन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक सीक्वेंस है, तो इस तरह से एक मैसेंजर आरएनए में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट कोडॉन्स फिर 4 ही हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड किसी मैसेंजर आरएनए में होंगे वो ये 4 किस्म के हैं। उनमें से एक ये एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, एक यूरेसिल, एक ग्वानिन कंटेनिंग और फिर एक साइटोसिन कंटेनिंग। तो ये चूंकि 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड, इन्हीं की रैंडम अरेंजमेंट पूरे मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद होती है। लिहाजा अगर आप हर एक न्यूक्लियोटाइड को एक कोडॉन तस्वर करेंगे तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड इनके जरिए इनकोड हो सकेंगे, और ऐसी सूरत में पॉलीपेप्टाइड्स की मुकम्मल इनकोडिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं, और बल्कि उस वक्त से ये जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स बनाने में कोई 20 मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड अगर अलग अलग कोडॉन्स इनको तस्वर कर लिया जाए तो इनके जरिए 4 किस्म के अमाइनो एसिड तो इनकोड हो सकते हैं, तो बकाया फिर 16 अमाइनो एसिड कैसे इनकोड होते होंगे? तो इस वजह से ये हाइपोथेसिस जल्द ही डिस्कार्ड हो गया। तो उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं करता तो फिर लाजमी तौर पर कोई पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड को एनकोड करता होगा। इस सेकंड हाइपोथेसिस को नाम दिया गया पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस के मुताबिक इस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड का ये पेयर ए यू और उसके बाद फिर जी सी, फिर ए सी, फिर जी सी, ए, तो इस तरह से पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अलोंग द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए एक्ट एज अ कोडॉन। यानी ये आइडिया ये स्टेट कर रहा है कि हर एक कोडॉन पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। जैसे पहले वाले आइडिया के मुताबिक ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर हम इस हाइपोथेसिस पे बिलीव करें कि ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसी सूरत में आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंट कोडॉन्स पॉसिबल हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट कोडॉन्स 16 डिफरेंट कोडॉन्स होंगे। 16, जैसे पहले वाले आइडिया के मुताबिक आपको कहा कि 4 डिफरेंट कोडॉन्स आर पॉसिबल, 4 डिफरेंट कोडॉन्स। और सेकंड आइडिया आपको क्या बता रहे हैं कि अगर ये पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल कोडॉन्स होंगे, इन पेयर्ड सीक्वेंसेस की अगर मैक्सिमम अरेंजमेंट्स आप वर्कआउट करें तो आपके पास कोई 16 डिफरेंट टाइप के कोडॉन्स वर्कआउट हो सकेंगे। इससे ज्यादा कोडॉन्स यहां पर पॉसिबल नहीं है अगर हम पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को एक कोडॉन तस्वर करते हैं। तो अगेन उसी तरह का प्रॉब्लम है कि चलें अगर ये 16 डिफरेंट कोडॉन्स पॉसिबल हैं पेयर्ड अरेंजमेंट के लिहाज से, पेयर्ड सीक्वेंस के लिहाज से, तो 16 डिफरेंट अमाइनो एसिड तो इनके जरिए इनकोड हो सकेंगे। हर एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को इनकोड करेगा, लेकिन फिर बकाया के जो 4 अमाइनो एसिड रह जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे आपको बताया कि प्रोटीन बनाने में कोई 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर बकाया के जो 4 अमाइनो एसिड है उनको कैसे इनकोड किया जाएगा? लिहाजा जल्द ही ये जो आइडिया था ये भी डिस्कार्ड हो गया कि ये भी आइडिया इतना एक्सेप्टेबल नहीं था, इसमें भी आपको यहां पर खामी नजर आ रही है। तो लिहाजा फिर ये जो प्रेजेंट डे हाइपोथेसिस है ये सामने आया और इस आइडिया को नाम दिया गया ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस, ईच ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जो प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का इस तरह से एक ट्रिपलेट यहां से लेकर यहां तक ये एक कोडॉन के तौर पर एक्ट करता है। उसके बाद फिर ये यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा कोडॉन, फिर ये तीसरा कोडॉन, फिर ये चौथा कोडॉन, इस तरह से ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स अलोंग द लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट ये कोडॉन के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ये जो प्रेजेंट डे हाइपोथेसिस है ये इस तरह से फिर सामने आया। और इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर हम
डिफरेंट ट्रिपलेट कॉम्बिनेशंस वर्कआउट करें, अगर आप इस तरह से ट्रिपलेट सीक्वेंसेस को वेरियसली अरेंज करके 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड के जरिए आप अगर ये ट्रिपलेट कॉम्बिनेशंस वर्कआउट करें तो आपके पास कोई 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगी। तो ये जो 64 डिफरेंट कोडान्स यहां पे वर्कआउट होंगे, तो ये 64 डिफरेंट कोडान्स 20 अमाइनो एसिड को एनकोड करने के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। यानी इन 64 में से 20 अमाइनो एसिड को एनकोड करने के लिए एटलीस्ट 1 कोडान तो जरूर होगा, और बाज अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान्स हो सकते हैं अगर ये 64 टोटल कोडान्स बन रहे हैं। तो इस तरह से ये जो प्रेजेंट डे हाइपोथेसिस है, जब इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि अगर ये जो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिनको हम कोडान तस्वर कर रहे हैं, क्या ये बात वाकई दुरुस्त है, या फिर कोई 4 न्यूक्लियोटाइड्स का एक टेट्राप्लेट वो एक कोडान के तौर पर एक्ट करता है, या फिर 5 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडान के तौर पर एक्ट करते हैं, या 6। तो इस तरह के और आइडियाज को भी कंफर्म करने के लिए जब इनको एक्सपेरिमेंटल टेस्ट से गुजारा गया, तो ऐसी सूरत में ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस सही साबित हुआ, और इस तरह से यह बात कंफर्म हो गई कि कोडॉन्स हमेशा ये 3 न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट पर मुश्तमिल होते हैं, यानी 4 न्यूक्लियोटाइड या फिर 5 न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे किसी एक अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हमेशा ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को एनकोड कर रहे होते हैं। इस तरह से ये बात कंफर्म हुई थी। तो इस फाइनल आइडिया को, ये जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस है, इसको कंफर्म करने में 3 लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको बाद में नोबेल प्राइज अवार्ड हुए, हॉर्गोबाइन खोराना और इसी तरह से मार्शल नायरनबर्ग, और इनके कुछ और साथियों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की थी, और उसके रिजल्ट में इनको फिर नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ था। तो आपने ये याद रखना है कि कोडॉन हाइपोथेसिस 3 किस्म के अब तक पेश किए जा चुके हैं: सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस, पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस एंड ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस। और फाइनली जो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस वो कंफर्म हो गया, और अब हम ये जानते हैं कि a sequence of 3 consecutive nucleotide in the form of triplet along the length of messenger RNA act as codon that usually specifies a particular amino acid act as codon। तो कोडान की ये डेफिनेशन इस वजह से सजेस्ट की जाती है। अब यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने जिस तरह से अभी देखा कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस के मुताबिक 4 डिफरेंट कोडॉन्स वर्कआउट हुए, और पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस के मुताबिक 16 डिफरेंट कोडॉन्स, और फिर ट्रिपलेट के मुताबिक 64। तो एक्चुअली हम ये नंबर किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं? इस नंबर को वर्कआउट करने के लिए एक्चुअली हम ये फार्मूला यहां पे यूज कर रहे हैं। इस फार्मूले में आप देख रहे हैं बेस x की फॉर्म में दी हुई है, और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट लगाया हुआ है वो n के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस फार्मूले में x क्या चीज है? x यहां पे हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA को कॉल कर रहे हैं। एक mRNA के अंदर जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको x के जरिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जबकि इसके ऊपर जो n हम शो कर रहे थे, n क्या चीज है? n शोज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ कोडॉन। एक कोडॉन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। जैसे अगर हम बात करें सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस की, तो इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस के मुताबिक x की वैल्यू तो वही 4 ही होगी, क्योंकि x का मतलब है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, और mRNA में मैक्सिमम डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं? वो उनमें से एक U है, यूरेसिल कंटेनिंग, एक साइटोसिन कंटेनिंग, एक एडेनिन कंटेनिंग, और एक ग्वानिन कंटेनिंग। तो ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड आमतौर पर एक मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA वो हर एक केस में आपने 4 ही कंसिडर करना है, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 4। तो x की वैल्यू इस हाइपोथेसिस के मुताबिक 4 ही होगी। लेकिन n दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ कोडॉन। तो अब आप देखिए कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक एक कोडॉन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। लिहाजा यहां पर आप n की सूरत में क्या चीज शो करेंगे? n विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1,
क्योंकि ईच कोडान कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, तो आपने n यहां पे 1 से रिप्रेजेंट करना है, तो अगर 4 के ऊपर 1 पावर हो तो इसका मतलब होता है 4। तो इस तरह से इस हाइपोथेसिस के मुताबिक 4 डिफरेंट टाइप के कोडान्स पॉसिबल थे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडान्स इस वजह से पॉसिबल थे। दूसरी तरफ अगर हम ये जो सेकंड हाइपोथेसिस अभी दिया था, पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड कोडॉन हाइपोथेसिस, अगर इसको चेक करें तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगेन ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करें इसके ऊपर, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू अगेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, तो mRNA में मैक्सिमम 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो x की वैल्यू अगेन 4 ही होगी यहां पर, क्योंकि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ईच कोडान कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लिहाजा यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मतलब है कि ईच कोडान कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, तो यहां पर x की वैल्यू 4 लेकिन n की वैल्यू 2 लिखी जाएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करें x के ऊपर यानी 4 के ऊपर अगर ये 2 पावर मौजूद हो तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 का आंसर क्या आ जाएगा 16। तो इस तरह से 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडान्स आर पॉसिबल। तो आप इसको अगर चाहें तो वर्कआउट कर सकते हैं। 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडान्स आप इस हाइपोथेसिस के मुताबिक वर्कआउट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो अभी आपको मैंने ट्रिपलेट कोडान्स के मुताबिक बताया, तो ट्रिपलेट कोडान्स या ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड कोडान हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो यहां पर अगेन x की वैल्यू वही 4 होगी, क्योंकि किसी भी mRNA के अंदर मैक्सिमम डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड 4 ही होते हैं। लेकिन अब की दफा आप देखिए कि n की वैल्यू क्या होगी, तो चूंकि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ईच कोडान कंसिस्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लिहाजा यहां पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगर आप 4 पावर 3 या 4 क्यूब को सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 64। तो 64 डिफरेंट टाइप के कोडान्स इस हाइपोथेसिस के मुताबिक इस वजह से पॉसिबल हुए थे। ठीक है, तो हमने ये जो पिछली स्लाइड पर यहां पर हर एक हाइपोथेसिस के मुताबिक जो डिफरेंट टाइप के कोडान्स को वर्कआउट किया था वो दरअसल इस तरह से वर्कआउट किया था। तो आपने भी जब कोई इस तरह से एमसीक्यू में कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए, मिसाल के तौर पर जैसे आपसे अगर ये कहा जाता है कि एक सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यहां पर देखो आपको कहा जा रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सिर्फ 2 ही टाइप्स मौजूद हैं, ये एक सिंथेटिक एमआरएनए है। ठीक है, अ सिंथेटिक एमआरएनए व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मिसाल के तौर पे उसमें ए सी सी ए सी ए सी ए सी 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 ए। अब आप देखिए कि इसमें इसकी लेंथ बेशक जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन आपको सिर्फ 2 टाइप के न्यूक्लियोटाइड इस मैसेंजर आरएनए के अंदर नजर आ रहे हैं, एक एडेनिन कंटेनिंग है और दूसरा साइटोसिन कंटेनिंग है। ये कोई इस तरह का नेचुरल मैसेंजर आरएनए नहीं है, ये आपको जैसे बताया कि एक हाइपोथेटिकल, एक सपोज्ड, एक सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ये इस तरह की एक एग्जांपल दी जा रही है कि अगर इस तरह का कोई मैसेंजर आरएनए हो जिसमें सिर्फ 2 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हो, तो आपसे अगर मैं सवाल ये पूछता हूं कि कितने डिफरेंट ट्रिपलेट कोडान इसके अंदर पॉसिबल हैं, तो आपने किस तरह से वर्कआउट करना है कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्रिपलेट कोडान्स आर पॉसिबल इन दिस मैसेंजर आरएनए। तो उसको वर्कआउट करने के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक x क्या होता है, x इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA। तो वैसे तो इन जनरल जो mRNA के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो तो 4 होते हैं, U, C, A, G, ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन यहां पर आपने 4 के बजाय 2 अज्यूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको खुद से बता दिया गया है कि ये एक सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए और इसके अंदर बजाय 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होने के सिर्फ 2 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। इस वजह से आप इसमें गेस कीजिए कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्रिपलेट कोडान्स आर देयर। तो आपने यहां पर अब x की वैल्यू क्या लेनी है, आपने बजाय 4 के x की वैल्यू लेनी है यहां पर 2, और उसके बाद ट्रिपलेट कोडान्स की चूंकि बात हो रही है, ट्रिपलेट कोडान्स आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए कि इसमें कितने डिफरेंट ट्रिपलेट कोडान्स हैं। तो ट्रिपलेट कोडान का मतलब है कि ईच कोडान कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, यानी n की वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगी। तो 2 के ऊपर पावर 3 अगर लगाया जाए और इसको सॉल्व किया जाए तो ये बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपके पास 8। तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिपलेट कोडान्स
इट मे कंटेन, यानी इस मैसेंजर आरएनए के अंदर मैक्सिमम जो डिफरेंट टाइप के ट्रिपलेट कोडान्स हो सकते हैं वो 8 डिफरेंट टाइप के ट्रिपलेट कोडान्स हो सकते हैं, वो 64 डिफरेंट ट्रिपलेट कोडान्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर ये इस तरह से इसको स्पेसिफाई ना किया गया होता है कि भाई एक सिंथेटिक मैसेंजर आरएनए, इसमें 2 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं, वैसे इन जनरल आपको कोई मैसेंजर आरएनए की एग्जांपल दी जाती, तो ऐसी सूरत में फिर आपने एक्स की वैल्यू हमेशा 4 ही अज्यूम करनी है, जब तक आपको ये मेंशन ना किया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर ये मेंशन कर दिया जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने एक्स की वैल्यू को सपोज करना है, और एन की वैल्यू अगर आपसे ट्रिपलेट कोडान्स के बारे में पूछा जा रहा है तो 3 होगी, अगर आपसे पेयर्ड कोडान्स के बारे में पूछा जा रहा है तो 2 होगी, और अगर ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोडान्स के बारे में पूछा जा रहा है तो ये 1 होगी। तो इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 64 डिफरेंट कोडान्स हैं इनको हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो इनको वर्कआउट करने के लिए एक टेबल ड्रॉ करना होगा, लेकिन टेबल ड्रॉ करने से पहले आप एक बात को यहाँ पे जान लीजिए कि कोई भी एक कोडान, जैसे मिसाल के तौर पर AUG, ये एक कोडान आपके सामने यहाँ पर हमने लिखा है, तो इस कोडान को हमेशा यूं लेफ्ट से रीड करना शुरू किया जाएगा, जिस तरह से आमतौर पर इंग्लिश को हम लेफ्ट से रीड करते हैं, इसको हमेशा आप AUG रीड करेंगे, इसको आप GUA रीड नहीं करेंगे। अगर GUA रीड करना हो तो वो फिर एक डिफरेंट कोडान बन जाएगा, GUA, इस तरह से ये एक अलग कोडान बन गया है। तो ये कोडान किसी और अमाइनो एसिड का है, और इसी तरह से AUG किसी और अमाइनो एसिड का कोड है। तो बहरहाल किसी भी कोडान को हमेशा आपने लेफ्ट से राइट यूं रीड करना है। और ये भी याद रखिए कि इस कोडान की लेफ्ट साइड की जो डायरेक्शन होगी वो 5 प्राइम एंड होगा इसका, क्योंकि देखो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट आप देख रहे हैं ना, ये एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड चेन है बेसिकली। एक कोडान बुनियादी तौर पर एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, तो इसका लेफ्ट साइड एंड ये हमेशा 5 प्राइम एंड होगा, और इसका राइट साइड का एंड ये हमेशा 3 प्राइम एंड होगा। तो ये डायरेक्शन भी आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी कोडान में अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि इसका ये एंड कौन सा है तो ये एंड कौन सा है, आप इजीली इसको पहचान सकें। तो लेफ्ट एंड हमेशा ये 5 प्राइम एंड होगा, और राइट एंड हमेशा 3 प्राइम एंड होगा, और इसको हमेशा आपने लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करना है। यानी इसकी रीडिंग किस डायरेक्शन में होती है कोडान की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये रीडिंग होती है। इसको कभी भी आप यूं 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड नहीं करेंगे। अगर आप इसको GUA पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा, यानी GUA एक अलग कोडान बन जाता है, और वो GUA इस तरह से लिखा जाएगा जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो ये आपने केयरफुल रहना है रीड करते हुए। अच्छा, फिर दूसरी बात एक और यहां पे ध्यान में रखनी है कि किसी भी कोडान के अंदर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 लेटर्स हैं इस ट्रिपलेट कोडान के। ये 3 लेटर्ड कोडान है बेसिकली। जिस तरह से किसी भी सेंटेंस के अंदर अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं ना, तो इसी तरह से ये लेटर्स हैं। इनमें हमेशा जो 5 प्राइम एंड पर लेटर मौजूद होगा, दिस इज सपोज टू बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द कोडान, इसे हमेशा फर्स्ट लेटर ऑफ द कोडान कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से दरमियान वाला न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सपोज टू बी द सेकंड लेटर ऑफ द कोडान, सेकंड लेटर। और जो राइट साइड पे यानी 3 प्राइम एंड पर आपको न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है, दिस इज ऑलवेज द थर्ड लेटर ऑफ द कोडान, थर्ड लेटर। तो आप इस तरह से किसी भी कोडान के मुतालिक इन स्पेसिफिकेशंस को याद रखेंगे कि किसी भी कोडान को लेफ्ट से राइट रीड किया जाता है, लेफ्ट साइड का एंड 5 प्राइम एंड होता है, राइट साइड का एंड 3 प्राइम एंड होता है, यानी इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करते हैं। 5 प्राइम एंड पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो कोडान का फर्स्ट लेटर होगा, मिडल न्यूक्लियोटाइड कोडान का सेकंड लेटर होगा, और राइट साइड का या 3 प्राइम एंड का न्यूक्लियोटाइड ये कोडान का थर्ड लेटर होगा। तो इस तरह से कोडान्स की रीडिंग की जाती है। अच्छा, अब इन बातों को माइंड में रखते हुए हम यहां पर ये 64 डिफरेंट कोडान्स को वर्कआउट करते हैं। बज़ाहिर ये बड़ी मुश्किल सी बात लगती है कि हम ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से ये 64 कॉम्बिनेशंस कैसे वर्कआउट करेंगे। तो ये एक बहुत बुनियादी सी टेक्निक है, अगर आप उसको लर्न कर लें तो ये पूरा टेबल आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे। आपके बुक के अंदर ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आप उसको देखकर खौफजदा ना होइएगा, आप इस टेबल को बआसानी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आपने किस तरह से इस टेबल को ड्रॉ करना है। तो आप इधर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे अभी। इस टेबल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लें।
आपने देखा ये एक हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया है और इस बॉक्स में आप 4 कॉलम्स क्रिएट कर लें। अब देखिए ये एक कॉलम क्रिएट हो गया, ये दूसरा कॉलम क्रिएट हो गया, ये तीसरा और फिर ये चौथा। तो इस तरह से आप 4 कॉलम्स यहां पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर आप 4 हॉरिजॉन्टल रोज क्रिएट कर लेंगे। जैसे ये एक रो क्रिएट हो गई, ये दूसरी रो क्रिएट हो गई, ये तीसरी रो और फिर ये चौथी रो। तो इस तरह से आपने ये 16 बॉक्सेस पर मुश्तमिल एक बड़ा बॉक्स तैयार कर लिया है। इसमें 16 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। अब हम हर एक बॉक्स के अंदर 4 कोडॉन्स को वर्कआउट करेंगे। तो इस तरह से 16 4 द 64 कोडॉन्स यहां पर वर्कआउट हो जाएंगे। लेकिन ये 64 कोडॉन्स कैसे वर्कआउट करेंगे, इसके लिए आपने ऐसा करना है कि जैसे भी आपको मैंने बताया था कि कोडॉन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो 5 प्राइम एंड वाला लेटर होता है। तो इस फर्स्ट लेटर को यहां पे आपने ये लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है। हर एक रो के सामने एक एक आपने न्यूक्लियोटाइड को पुट करना है और इसका सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले U आपने प्लेस करना है, उसके बाद फिर C, उसके बाद A और फिर G, यानी UCAG के सीक्वेंस में आपने हर एक रो के सामने लेफ्ट साइड पर ये आपने फर्स्ट लेटर के तौर पर इनको प्लेस कर दिया है। इनको हम कैसे यूज करेंगे अभी आपने ध्यान करना है। मैं आपको अभी समझाता हूं कि इनको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। बहरहाल किसी भी कोडान का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हम इस जगह से पिक करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड लेटर जो दरमियान वाला न्यूक्लियोटाइड होता है किसी भी कोडान का, ये यहां पर ऊपर हम प्लेस करेंगे और यहां पर हर कॉलम के ऊपर इसी सीक्वेंस में आप एक एक न्यूक्लियोटाइड को प्लेस कर देंगे। जैसे U सबसे पहले, उसके बाद फिर जैसे C था तो यहां पर हम C पुट कर देंगे, फिर उसके बाद A था तो इस जगह पर A पुट कर देंगे, फिर उसके बाद G था तो ये आखिर में यहां पर G पुट कर दिया जाएगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट लेटर को हर रो के लेफ्ट साइड पर आपने सिंगल सिंगल प्लेस किया और सेकेंड लेटर को हर कॉलम के ऊपर आपने सिंगल सिंगल प्लेस किया है। लेकिन जो थर्ड लेटर होगा वो आपने राइट साइड पर प्लेस करना है हर रो के सामने, लेकिन आपने चारों न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ यहां पर प्लेस करना है। देखिए थर्ड लेटर के तौर पर आप ये चारों को UCAG इसी सीक्वेंस के अंदर इन चारों को हर एक रो के सामने यहां पर राइट साइड पर प्लेस कर देंगे। फिर देखिए यहां पर इस रो के सामने भी UCAG, फिर इस रो के सामने UCAG, फिर इस रो के सामने UCAG। तो इस तरह से आपने एक टेबल तैयार करना है। आप दोबारा सुन लीजिए कि एक इस तरह से बॉक्स आपने प्रिपेयर करना है। बॉक्स के अंदर 4 कॉलम्स और 4 रोज क्रिएट कर देंगे। फर्स्ट लेटर को आपने लेफ्ट साइड पे लाइन करना है, हर रो के सामने सिंगल सिंगल लेटर को प्लेस किया जाएगा और UCAG सीक्वेंस रखना है आपने। सेकंड लेटर को आपने हर कॉलम के ऊपर सिंगल सिंगल प्लेस करना है और थर्ड लेटर को आपने चारों को हर एक रो के सामने प्लेस कर देना है। उसके बाद अब आप हर एक बॉक्स के अंदर 4 कोडॉन्स वर्कआउट करेंगे। तो पहला कोडान जैसे यहां पर हम ऊपर वर्कआउट करेंगे, उसके लिए आपको इस कोडान का पहला लेटर ये अपने लेफ्ट साइड से यहां से उठाना है, दूसरा लेटर आपको ये ऊपर से लेना है और तीसरा लेटर ये इस रो में जो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसको लेना है आपने। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर हम ड्रॉ करते हैं तो पहला यहां पर कोडान बन रहा है U। आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का U हमने ये लेफ्ट साइड से लिया है, ये फर्स्ट लेटर है इस कोडान का। उसके बाद ये मिडिल U ये हमने ऊपर से लिया है, ये इस कोडान का सेकंड लेटर है और ये ब्लू कलर में ये थर्ड U हमने ये राइट साइड से यहां से पिक किया है और ये दरअसल थर्ड लेटर है इस कोडान का। तो इस तरह से पहला कोडान U यहां पर लिख लिया हमने। उसके बाद इसी तरह से सेकंड कोडान लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां से U पिक किया जाएगा, यहां से भी U पिक किया जाएगा, लेकिन इस तरफ से अब C लिया जाएगा। तो ये देखिए UC बन गया। इसी तरह से आप थर्ड पिक करेंगे, यहां से U, ऊपर से भी U लिया और इस जगह से क्या लिया जाएगा GA। बिल्कुल इस तरह से UA। और फिर इसी तरह से फोर्थ आप वर्कआउट करेंगे U और फिर G। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बॉक्स के अंदर 4 कोडान्स इजीली वर्कआउट हो गए और ये चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनका सीक्वेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इसी वजह से ये डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद इसी तरह से आपने ये इस बॉक्स को भी कंप्लीट करना है। इस बॉक्स का भी तरीका ये होगा कि इस बॉक्स के हर एक कोडान में फर्स्ट लेटर C होगा, इस बॉक्स के हर एक कोडान में सेकंड लेटर U होगा, लेकिन इस बॉक्स के चारों कोडान्स के अंदर बिल तरतीब ये इस तरह से UCAG आ जाएंगे जैसे आपको ये नजर आ रहा है।
फिर इसी तरह से आप ये इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेटर इस बॉक्स के अंदर कौन सा होगा? ए। सेकंड लेटर इस बॉक्स में ये ऊपर से यू लिया जाएगा और फिर जो थर्ड लेटर होगा वो वेरी करेगा, यू भी आएगा, सी, ए और जी चारों आ सकते हैं इस तरह से। फिर देखो इस बॉक्स को कंप्लीट कीजिए, फिर इस बॉक्स को, इस तरह से ये पूरा 16 बॉक्सेस का ये जो बिग बॉक्स है इसको आप यूं कंप्लीट कर लेंगे और आपके पास ये 64 डिफरेंट ट्रिपलेट कॉम्बिनेशंस वर्कआउट हो जाएंगी। तो आपने देखा कि बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा था कि हम ये 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे। तो वाकई ये बात हकीकत है कि अगर आप वैसे इनको आपस में 3-3 के सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इनको अरेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करें, इस तरह से करके ये टेबल ड्रॉ करें, तो आप इजीली ये 2 मिनट के अंदर पूरा टेबल ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएंगे। जब ये इस तरह से टेबल ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद फिर आपने इनकी अमाइनो एसिड की स्पेसिफिकेशन याद रखनी कि कौन सा कोडान किस अमाइनो एसिड को इनकोड कर रहा है। तो वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले यहां पर ये थोड़ा सा जहन में रख लीजिए, ये जिन कोडान्स को यहाँ पे हाईलाइट किया रेड कलर में, इनको आप माइंड में रखिए। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोडान्स बाकियों से मुख्तलिफ किस तरह से हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो बहरहाल आप देख लें, आपके पास बुक के अंदर इस तरह का एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ये 64 कॉम्बिनेशंस को दिखाया गया है और ये 64 कॉम्बिनेशन इनके जो रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स हैं उनको भी यहाँ पे साथ साथ पॉइंट आउट किया है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये पहले 2 कोडान्स UUU और UUC फेनाइलएलानिन के कोड्स हैं, उसके बाद UUA और UUG और फिर आगे भी चारों अगले बॉक्स के अंदर ये ल्यूसीन के कोड्स हैं। और यूं करते करते आप देखिए कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड को इनकोड करने के लिए यहां पर कोडान्स मौजूद हैं। यहां पर आप एक चीज पर गौर कीजिए कि हर अमाइनो एसिड के लिए कम से कम कितने कोडान्स यहां पर मौजूद हैं। कम से कम जब भी पूछा जाए ना कि फॉर ईच अमाइनो एसिड एटलीस्ट हाउ मेनी कोडान्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो आपका आंसर होना चाहिए 1। कम से कम हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोडान तो जरूर होगा। 1 कोडान, ये फॉर ईच, एटलीस्ट 1 कोडान फॉर ईच अमाइनो एसिड मस्ट बी देयर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लें कि एटलीस्ट 1 कोडान मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ईच अमाइनो एसिड। हर एक अमाइनो एसिड के लिए आपके पास कम से कम कितने कोडान्स होंगे? कम से कम एक कोडान तो जरूर होगा। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? जैसे आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, उसमें एक ये ल्यूसीन जिसके 6 मुख्तलिफ कोडान्स हैं, और इसी तरह ल्यूसीन के अलावा सीरीन एक और इस तरह का अमाइनो एसिड है जिसके लिए आपके पास 6 डिफरेंट कोडान्स यहां पर नजर आ रहे हैं। ये 4 कोडान्स सीरीन के ये रहे और इसी तरह से ये 2 कोडान्स आपके सामने यहां पर मौजूद हैं। तो आप देख लीजिए कि सीरीन और ल्यूसीन ये 2 इस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जिनके 6 मुख्तलिफ कोडान्स हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप गौर कीजिए तो आपको प्रोलीन, थ्रोनीन, वेलिन, एलानीन, ये इस तरह के, और इसके अलावा ग्लाइसिन या आर्जिनिन, ये कुछ इस तरह के आपको अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं जिनके 4 कोडान्स हैं। और इसी तरह से ये हिस्टिडीन, टायरोसिन, सिस्टीन, ये इस तरह के अमाइनो एसिड जिनके 2 कोड्स हैं, और ये आइसोल्यूसिन के 3 कोड्स हैं। तो आप देखिए कि यहां पर कोई ऐसा अमाइनो एसिड भी मौजूद है जिसका सिर्फ एक स्पेसिफिक कोड है, और वो है मेथियोनिन। मेथियोनिन का सिर्फ एक ही कोडान है, दैट इज AUG। बिल्कुल इसी तरह से ट्रिप्टोफन भी ये इसी तरह का एक अमाइनो एसिड है जिसका सिर्फ एक ही सिंगल कोडान है, UGG। तो आपने नोट किया कि एटलीस्ट 1 कोडान मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ईच अमाइनो एसिड, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडान किसी एक अमाइनो एसिड के लिए अगर इस टेबल में देखे जाएं तो वो हमें 2 ऐसे अमाइनो एसिड मिल रहे हैं, एक ल्यूसीन जिसके लिए 6 कोड्स हैं और दूसरा सीरीन जिसके लिए 6 कोड्स हैं। बाकी इसी तरह से कुछ के लिए 4 और कुछ के लिए 3 और कुछ के लिए 2, और ये 2 ऐसे अमाइनो एसिड भी हमने देखे जिनके लिए सिर्फ एक कोड था। तो ये इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। MCQs में ये इस तरह की बातें यहां से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जब लॉन्ग क्वेश्चन में ये आर्टिकल आए तो आपको ये टेबल सारा ड्रॉ भी करना होगा। तो टेबल ड्रॉ करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। बाकी ये जितने भी अमाइनो एसिड्स के नेम है ये थोड़ा सा आपको
मेहनत करनी पड़ेगी, ये रट्टा लगाना पड़ेगा। और ये जैसे मैंने अभी आपको एहसास दिलाया कि आपने इसको टेक्निकली याद करना है, कि आप इस तरह से याद करें कि कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं जिनके 6 डिफरेंट कोडान्स हैं, उनको अलग कर लीजिए। फिर इसी तरह से वो अमाइनो एसिड जो 4 डिफरेंट कोडान से इनकोड हो रहे हैं उनको अलग कर लीजिए। फिर 3 से इनकोड होने वाले, 2 से इनकोड होने वाले और 1 से इनकोड होने वाले, इनको जब आप सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फिर इनको याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो 64 डिफरेंट कोडान्स हैं, इनमें से आपको ये कुछ ये रेड कलर में थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बाकियों से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो इन 64 डिफरेंट कोडान्स को हम इनको 2 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ट्रिपलेट कोडान्स ये 2 किस्म के होंगे। उनमें से एक को कहा जाएगा सेंस कोडान्स। सेंस कोडान्स दरअसल वो होंगे जो अमाइनो एसिड को डिटरमिन करते हैं, अमाइनो एसिड डिटरमिनिंग कोडान्स। जैसे अभी आपको टेबल में नजर आ रहा था, आपको हर एक अमाइनो एसिड के लिए कोई ना कोई कोडान जरूर मेंशन किया। तो ये जितने भी कोडान्स अमाइनो एसिड को डिटरमाइन कर रहे हैं, इनको सेंस कोडान्स कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ कोडान्स ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते, उन्हें कहते हैं नॉन सेंस कोडान। ठीक है, दोज कोडान्स दैट डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड, दे आर कॉल्ड नॉन सेंस। याद रखिए कि ये वर्ड नॉन सेंस है, ये एंटी सेंस नहीं है। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में एक स्ट्रैंड को एंटी सेंस और दूसरे को सेंस स्ट्रैंड कहा था, तो यहां पर एंटी सेंस टर्म यूज नहीं की जाती, ये नॉन सेंस टर्म है। तो ये कुछ कोडान्स नॉन सेंस कोडान्स हैं। ये कौन से कोडान्स हैं? विच डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमाइनो एसिड। तो एक्चुअली ये इतने भी नॉनसेंस नहीं होते, इनका एक बड़ा अहम काम होता है, और वो काम क्या है कि ये अमूमन आखिर में मौजूद होते हैं, मैसेंजर आरएनए के एंड पर प्रेजेंट होंगे, और इन कोडान्स के जरिए ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप होगा। अभी आप अगले टॉपिक में देखिएगा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये स्टॉप कोडान यूटिलाइज होंगे। ये टोटल 3 स्टॉप कोडान्स हैं, उनमें से एक UGA, एक UAG और एक UAA। इन तीनों को आप रट लीजिए, ये तीनों स्टॉप कोडान, इनमें से कोई एक मैसेंजर आरएनए के एंड पर प्रेजेंट होता है, और इसके जरिए जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट हो रहा होगा तो इनके जरिए मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन स्टॉप होती है। तो इस वजह से इनको स्टॉप कोडान्स भी कहा जाता है या टर्मिनेशन कोडान्स भी कहा जाता है। तो ये आपने देखा कि इतने भी नॉनसेंस कोडान्स नहीं थे। इसके अलावा जो बकाया कोडान्स हैं, यानी 61 कोडान्स, ये सेंस कोडान्स हैं, क्योंकि ये 3 आर नॉनसेंस कोडान्स, जिनकी आपको मैंने ये एग्जांपल्स दे दी हैं। बाकी जो सेंस कोडान्स हैं 61, उनमें से एक कोडान AUG, इसको खुसूसी हैसियत हासिल है कि ये ना सिर्फ मेथियोनिन का कोड है, ये मेथियोनिन को कोड करता है, मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड है, ना सिर्फ ये मेथियोनिन को कोड करता है, बल्कि ये मैसेंजर आरएनए के बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद होता है, और इसी के जरिए ट्रांसलेशन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो इसी वजह से AUG को स्टार्ट कोडान भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टार्ट कोडान या इनिशिएशन कोडान भी इसे कहते हैं। तो ये कोडान हमेशा मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट में मौजूद होगा, और इनमें से कोई एक मैसेंजर आरएनए के एंड पर मौजूद होगा। याद रखो बच्चों कि ये जो 3 आपको स्टॉप कोडान्स बताएं, ये तीनों के तीनों किसी मैसेंजर आरएनए के अंदर इकट्ठे मौजूद नहीं होते। ठीक है, कीप इन योर माइंड, ये तीनों इकट्ठे मैसेंजर आरएनए में मौजूद नहीं होते, इनमें से कोई एक मैसेंजर आरएनए में एक वक्त में मौजूद होगा। और इसी तरह से आप देखिए कि AUG जो कि मेथियोनिन का कोड भी है और स्टार्ट कोडान भी है, ये मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट में तो जरूर होगा, और मैसेंजर आरएनए में दरमियान में भी कहीं हो सकता है। इसमें कोई ऐसी कैद नहीं है कि ये दरमियान में नहीं होगा। यानी यहां पर अगर हम कोई मैसेंजर आरएनए ड्रॉ करना चाहें तो ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से ड्रॉ होगा, AUG आप हमेशा यहां पर पहला कोडान शो करेंगे, बीच में कोई भी सीक्वेंस आप इस तरह से शो कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप आखिर में इनमें से कोई एक कोडान शो करेंगे, जैसे ये UGA। तो इस तरह से ये मैसेंजर आरएनए की डायग्राम करेक्ट होगी। लेकिन अभी इसमें एक खामी ये है कि आपको इस मैसेंजर आरएनए की डायरेक्शन जरूर बतानी होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका ये एंड कौन सा होगा और ये एंड कौन सा होगा। तो अभी मैंने आपको जैसे एक कोडान के एंड्स बताए थे कि लेफ्ट साइड का एंड उसका 5 प्राइम एंड होगा, तो यहां पर इसी तरह से मैसेंजर आरएनए का भी ये लेफ्ट एंड हमेशा 5 प्राइम एंड होगा, और इसका राइट एंड हमेशा 3 प्राइम एंड होगा। तो जब आप इधर डायरेक्शन भी इंडिकेट कर देंगे तो अब ये डायग्राम किसी मैसेंजर आरएनए की करेक्ट डायग्राम मानी जाएगी। अदरवाइज अगर कोई भी रैंडम सीक्वेंस आप ड्रॉ कर देते हैं तो उसको आप मैसेंजर आरएनए नहीं अज्यूम कर सकते जब तक कि इस तरह की स्पेसिफिकेशन उसमें नजर
ना आ रही हो, यानी उसके स्टार्ट में AUG और एंड पर वन ऑफ द स्टॉप कोडान, बीच में बेशक कुछ भी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस मौजूद हो, इससे कोई हर्ज नहीं होता। तो इस तरह से आप मैसेंजर आरएनए की डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको साथ ये भी अब पता चल गया कि ये जो डिफरेंट ट्रिपलेट कोडान्स हैं 64, उनमें से 61 सेंस जो अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे थे, उनमें से एक AUG अमाइनो एसिड डिटर्मिनिंग कोडान होने के साथ साथ स्टार्ट कोडान भी है, और बकाया 3 नॉन सेंस कोडान या जिनको स्टॉप कोडान्स भी कहते हैं, इन तीनों में से कोई एक किसी मैसेंजर आरएनए में एक वक्त में मौजूद होगा। अच्छा, अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है तो यहां पर अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने डिफरेंट कोडान किसी मैसेंजर आरएनए में हो सकते हैं, मैक्सिमम हाउ मेनी डिफरेंट ट्रिपलेट कोडान्स अ मैसेंजर आरएनए कैन कंटेन, तो आप इसका आंसर इस तरह से देंगे कि देखिए ये 61 के 61 जो सेंस कोडान्स थे, ये तो सभी के सभी एक मैसेंजर आरएनए के अंदर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक होगा। तो इस तरह से मैक्सिमम डिफरेंट कोडान किसी एक मैसेंजर आरएनए में जो मौजूद हो सकते हैं वो 62 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर सवाल यूं पूछा जाता है कि हाउ मेनी डिफरेंट ट्रिपलेट कोडान्स आर देयर या हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिपलेट कोडान्स आर फाउंड इन द नेचर, तो फिर आपका आंसर 64 होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक मैसेंजर आरएनए के अंदर पूछा जाए तो फिर आपने आंसर 62 देना है। तो ये जरा केयरफुल रहना इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा, अब आखिर में हम जेनेटिक कोड की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं। जेनेटिक कोड या कोडान, इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कोड डीजेनरेसी। कोड डीजेनरेसी का मतलब यह है कि जैसे अभी आपको टेबल में शो किया था कि UUU इज द कोड फॉर फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन एक अमाइनो एसिड है, उसका कोड है UUU। और उसके बाद फिर सेकंड कोड जो था टेबल के अंदर UUC, दिस इज अगेन फॉर द सेम अमाइनो एसिड। तो आपने देखा कि एक अमाइनो एसिड ये UUU से भी एनकोड हो रहा है और वही अमाइनो एसिड UUC से भी एनकोड हो रहा है। तो इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि एन अमाइनो एसिड कैन बी एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडान्स। आप देखिए ये कोडान भी इस फेनाइलएलानिन को कोड कर रहा है, ये भी इसको कोड कर रहा है। बल्कि मैंने अभी आपको टेबल में ये रियलाइज करवाया था कि ल्यूसीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके 6 डिफरेंट कोडान्स हैं, 6 डिफरेंट कोडान्स के जरिए ये एनकोड हो रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडान से एनकोड हो रहा है, लेकिन कोई भी एक कोडान जैसे UUU जो कि फेनाइलएलानिन का कोड है, ये फेनाइलएलानिन के अलावा किसी भी और अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि an amino acid can be encoded by more than one codons, but a specific codon cannot specify more than one amino acids. तो इस प्रॉपर्टी को दरअसल कोड डीजेनरेसी कहा जाता है। कोड डीजेनरेसी को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि an amino acid can be encoded by more than one codons, but a particular codon cannot specify more than one amino acid. This property is called code degeneracy. यानी किसी भी मैसेंजर आरएनए के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अपना मीनिंग शो करके वो डीजनरेट हो जाता है, उसके अलावा उसका कोई और मीनिंग नहीं निकलता। यानी UUU ये ऐसा नहीं है कि कभी तो ये फेनाइलएलानिन को कोड कर रहा हो तो कभी किसी और को कोड कर रहा हो, सेल बेचारा कंफ्यूज ही हो जाए कि UUU का एक्चुअली मीनिंग है क्या। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। तो ये एक पर्टिकुलर कोड हमेशा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही स्पेसिफाई करता है। इस प्रॉपर्टी को कोड डीजेनरेसी कहा जाता है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी आप देखिए, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। आमतौर पर जेनेटिक कोड को यूनिवर्सल सपोज किया जाता है, इसे यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडान भी कहते हैं। तो जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। यहां पर यूनिवर्सल होने से मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर कोड जैसे ये UUU जो कि फेनाइलएलानिन का कोड है, अगर ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फेनाइलएलानिन को कोड कर रहा है तो ये किसी भी दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर भी ये कोड फेनाइलएलानिन को ही कोड करेगा। और इसी तरह से किसी प्लांट बॉडी के अंदर भी UUU फेनाइलएलानिन का ही कोड होगा। ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स बल्कि बैक्टीरिया में भी UUU फेनाइलएलानिन का ही कोड होगा। यानी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर UUU ये सेम
फेनाइलएलानिन को ही कोड कर रहा है। इस चीज को कहते हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडॉन, यानी जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। और इसी वजह से आजकल ये पॉसिबल है कि अगर आप ह्यूमन जीन को किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट करें तो वो ह्यूमन जीन उस बैक्टीरियम जीनोम में भी एक्सप्रेस कर सकती है और वही पॉलीपेप्टाइड, वही प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी, वो जीन जो कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर बना रही थी। जैसे आप देखिए आजकल बायोटेक्नोलॉजी के जरिए इंसुलिन और बहुत सारी दीगर ह्यूमन प्रोटीन्स को बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाया जा रहा है और उसके लिए हमने ह्यूमन जीन्स को बैक्टीरिया में इंसर्ट किया है और वहां पर वो सेम वही प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही हैं जो कि वो ह्यूमन में सिंथेसाइज करती थी। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ है? इस यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडॉन की वजह से। तो जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल, इससे ये मतलब निकलता है कि द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कोडॉन इज यूनिवर्सल इन ऑल लिविंग बीइंग्स। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रेज होता है समटाइम। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल बट नॉट क्वाइट यूनिवर्सल, ये स्टेटमेंट अक्सर कही जाती है और इसको जस्टिफाई करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल बट नॉट क्वाइट यूनिवर्सल, जस्टिफाई दिस। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्सल है और फिर साथ ही उसको डिनाई किया जा रहा है कि दे आर नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडीज के अंदर न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मौजूद है। हमारे सेल्स में न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कौन से ऑर्गेनेल में मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर प्लांट्स में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए मौजूद होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से जब कोई मैसेंजर आरएनए ओरिजिनेट होता है तो ऐसी सूरत में उस मैसेंजर आरएनए के चंद एक कोडॉन्स ऐसे होंगे जिनका मीनिंग, अगर वो कोडॉन्स न्यूक्लियर डीएनए से ओरिजिनेट हो तो डिफरेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि यूजीए ये कोडॉन अगर ये ओरिजिनेट हो फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए, यानी अगर न्यूक्लियर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए अराइज हो और उसके अंदर यूजीए प्रेजेंट है, तो ऐसी सूरत में यूजीए का रोल होगा एज स्टॉप कोडॉन, ये एक नॉनसेंस कोडॉन के तौर पर एक्ट करेगा। लेकिन अगर ये यूजीए माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद डीएनए से ओरिजिनेट हो, यानी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की एक्सप्रेशन और उससे मैसेंजर आरएनए बने, या क्लोरोप्लास्ट डीएनए की एक्सप्रेशन और उससे मैसेंजर आरएनए बने, तो उन मैसेंजर आरएनए के अंदर अगर आपको यूजीए मिले तो आप देखेंगे कि वहां पर यूजीए बजाय स्टॉप कोडॉन के एक्ट करने के वहां पर एक सेंस कोडॉन बन जाता है, ये ट्रिप्टोफन को कोड कर रहा होता है। तो आपने यहां पर यूजीए का रोल डिफरेंट देखा इफ इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए और इफ इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो ये आपने एक्सेप्शन देखी यहां पर। बिल्कुल इसी तरह से चंद एक और एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिनमें एयूए एक कोडॉन है, एजीए और इसी तरह से एजीजी। तो आप इनका रोल देख रहे हैं कि अगर ये न्यूक्लियर डीएनए से ओरिजिनेट हो तो इनका मीनिंग कुछ और होता है, और अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए से ओरिजिनेट हो तो ऐसी सूरत में इनका रोल कुछ और होता है। तो इन एक्सेप्शंस की वजह से ये कहा जाता है कि जेनेटिक कोड्स आर नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। अदरवाइज अगर आप ये सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए से ओरिजिनेट होने वाले कोडॉन्स को पूरी दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स में कंपेयर करें तो ऐसी सूरत में दे आर क्वाइट यूनिवर्सल। या फिर अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जो मैसेंजर आरएनए होंगे उनके कोडॉन्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से कंपेयर करें तो वो भी बिल्कुल यूनिवर्सल होंगे। लेकिन अगर आप ये न्यूक्लियर डीएनए से ओरिजिनेट होने वाले कोडॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कोडॉन से कंपेयर करें तो यहां पर चंद एक कोडॉन्स में आपको ये डिफरेंस नजर आता है, सब के अंदर नहीं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल बट नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। तो इसकी जस्टिफिकेशन देते हुए आपने यही चीजें बयान करनी है, यही एग्जांपल देनी है। पहले आपने एग्जांपल कोड करनी है कि मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कोडॉन इज यूनिवर्सल इन ऑल लिविंग बीइंग, उसमें आप जैसे कोई भी एक कोडॉन की एग्जांपल दे सकते हैं और उसके बाद फिर आप फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये यूनिवर्सलिटी डाउटफुल तब होती है जब न्यूक्लियर डीएनए के कोडॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट डीएनए के कोडॉन से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जेनेटिक कोड्स इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडॉन, ये प्रॉपर्टी भी इसकी समझ में आ गई। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन ईच कोडॉन, यानी जैसे आमतौर पर हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं इंसान की बनाई हुई लैंग्वेजेस, उसमें
कॉमा या फुल स्टॉप इस तरह से करके बीच में पंक्चुएशन होती है हमारे सेंटेंसेस में, लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने एक लैंग्वेज हमारे बॉडीज के अंदर रखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर कोई पंक्चुएशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये AUG एक कोड यहां पर एंड हुआ, बीच में C की शक्ल में या कोई और चीज की फॉर्म में बीच में कोई कॉमा लगा हुआ है या कोई फुल स्टॉप है और उसके बाद फिर नेक्स्ट कोडान शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर एक कोडान खत्म होगा वहां से फिर ये दूसरा कोडान शुरू हो गया, फिर ये तीसरा कोडान शुरू हो गया, तो इसमें बीच में कोई पंक्चुएशन यहां पर नहीं है। सो देयर इज नो पंक्चुएशन बिटवीन ईच कोडान। और इसी तरह से आखिरी इसकी एक और प्रॉपर्टी आप देख लें कि जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग ये एक और प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की, यानी आप कभी भी मैसेंजर आरएनए को इस तरह से रीड नहीं करेंगे कि ये AUG एक कोड है और उसके बाद फिर आप ये UGC इसको सेकंड कोड कंसिडर करें और फिर उसके बाद ये यहां से GCA इसको थर्ड कोड कंसिडर करें, यानी आप इस तरह ओवरलैप करते जा रहे हैं। तो इस तरह से ओवरलैपिंग कोई नहीं है यहां पर, यानी जिस जगह पर एक कोडान एंड होगा वहां से नया कोडान शुरू हो गया, वो जहां पर एंड होगा वहां से नया कोडान शुरू हो गया, वो जहां एंड हुआ वहां से नया कोडान शुरू हो गया। तो इस तरह से देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द कोडान्स। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जेनेटिक कोड की आमतौर पर फॉलो की जाती हैं। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको जेनेटिक कोड के मुतालिक जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रांसलेशन एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब ये जो मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट हो पाएगा। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.